दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज दो चीजें इस एपिसोड के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। एक ये कि ये एपिसोड बहुत लंबा है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और दूसरी चीज ये कि आज के एपिसोड में ऐसी ऐसी खबरें हैं कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। दोस्तों, आज की पहली खबर है एक छोटी मोटी सुपर फ्लॉप एक्ट्रेस पायल घोष के बारे में। अगर आपको याद हो तो कुछ सालों पहले इसने अनुराग कश्यप के ऊपर मी टू लगाया था। इसने बताया था कि जब ये अनुराग कश्यप के घर पे गई तो अनुराग कश्यप ने पी करके इसके साथ क्या क्या किया था। अब इस लड़की ने पब्लिसिटी के लिए एक नया ड्रामा चालू किया है। इसने कहा है कि मैं मोहम्मद शामी से शादी करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि वो अपनी इंग्लिश अच्छी कर ले। और भाई साहब, ये लड़की कैलकाटा की है और कितनी जबरदस्त ये इंग्लिश बोलती है, आप सुनेंगे तो लोटपोट हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मोहम्मद शामी ने कुछ सालों पहले एक और कैलकाटा की लड़की से शादी की थी और भाई साहब ना को चने चबवा दिए उस लड़की ने मोहम्मद शामी को। भाई साहब, आप यकीन करें, कम से कम 1 साल तक उस लड़की ने मोहम्मद शामी की रेल बनाकर रखी थी। उस लड़की के साथ मोहम्मद शामी की एक बेटी भी है और दोनों का डिवोर्स हो गया है। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मोहम्मद शामी सपने में भी किसी कैलकाटा की लड़की से शादी नहीं करेगा। उसके बावजूद भी पायल घोष नया ड्रामा कर रही है और कह रही है कि मैं मोहम्मद शामी से शादी करने के लिए तैयार हूं। अरे मैडम, आप तैयार हो मान लिया, लेकिन क्या मोहम्मद शामी आपसे शादी करने के लिए तैयार है? कभी आपने अपने आप से ये बात पूछी है? और इस लड़की के इस ड्रामे से यह भी साबित हो गया है कि जो भी इसने अनुराग कश्यप के ऊपर मी टू का केस किया था वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया था। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है महाड्रामा नौटंकी मंकी अनुपम खेर के बारे में। देखिए, ये तो सारी दुनिया जानती है कि मनमोहन सिंह जी दुनिया के माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं और जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त देश में इतना जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट आया था कि मतलब हर बच्चे के पास काम था। उनके वक्त में $1 की कीमत थी तकरीबन 45 रुपीज। और जब 5 साल के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार दोबारा बनी तो रुपये थोड़ा कमजोर होने लगा था, यानी कि 55 पर आ गया था। तो जब $1 की कीमत 55 रुपए हो गई थी, उस वक्त टकले अनुपम खेर ने ड्रामा शुरू कर दिया था। और भाई साहब डेली एक ट्वीट करता था और कहता था कि मनमोहन सिंह करप्ट है, मनमोहन सिंह को सरकार चलानी नहीं आती, मनमोहन सिंह बिल्कुल बेवकूफ है, निकम्मा है, मौन है, पता नहीं क्या क्या कहा इस टकले ने उसे। और ये टकला डेली ट्वीट करके कहता था कि अगर मनमोहन सिंह जी से सरकार नहीं चलाई जा रही है, अगर रुपया कमजोर होता जा रहा है तो मनमोहन सिंह जी को अपना पद छोड़ देना चाहिए। और मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि ये टकला बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो देश के लोगों का यह हक है कि वो सरकार से पूछे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार चली गई और मोदी जी पीएम बन गए और उसके बाद से रुपया और कमजोर होने लगा। और आज की तारीख में $1 की कीमत है 84 रुपीज। कितना भाई साहब? 84 रुपए। यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम से अब तक तकरीबन 90% रुपया लुढ़क चुका है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उस वक्त जिसके पास $100 थे, आज उसके पास रह गए सिर्फ और सिर्फ $60। उस बेचारे का $40 का नुकसान हो चुका है, बिना कुछ किए, बिना कुछ धरे। ना उसने कोई बिजनेस किया, ना उसने कहीं गवाया, घर बैठे बैठे उसके बेचारे के गटर में पैसे चले गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम पब्लिक का किस कदर ज्यादा नुकसान हो गया है। तो जाहिर सी बात है, अब इस टकले को ट्वीट करना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, भाई डॉलर इस तरह से स्ट्रांग क्यों हो रहा है और रुपया इस तरह से कमजोर क्यों हो रहा है। आप सुनिए मोदी जी ने क्या कहा था जब रुपया कमजोर हो रहा था। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो टकला अनुपम खेर है ये झूठा है, मक्कार है, ड्रामा है, नौटंकी है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहिए, इसको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि भाई साहब ऐसे मक्कारों पर यकीन मत कीजिए, ऐसे मक्कारों से दूर रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह जी सही थे या मोदी जी गलत है या मोदी जी सही है, मनमोहन सिंह जी गलत थे। मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर अनुपम खेर मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछ सकता था तो आज उनको मोदी जी से भी सवाल पूछना चाहिए। लेकिन अगर आज सवाल पूछेगा
तो दूसरे दिन ईडी आ जाएगी और तीसरे दिन भाई ये जेल में होगा। मनमोहन सिंह जी बेचारे शरीफ आदमी थे, उनके बारे में ये कुछ भी कहता था, वो कुछ नहीं करते थे। मोदी जी के बारे में ये एक अल्फाज बोल के बताए, अगर इसकी रेल ना बना दे तो मुझे बताना। दोस्तों कल संडे है और फिल्म टाइगर बुड्ढा है रिलीज हो रही है, यानी कि अब सिर्फ आधा दिन बचा है एडवांस बुकिंग होने के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म के अब तक सिर्फ 4 लाख टिकट्स बिके हैं, तो यानी कि आज का दिन खत्म होने तक ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख टिकट बिक सकते हैं या 5 लाख टिकट्स बिक जाएंगे। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि जब जवान रिलीज हो रही थी तो रिलीज होने से पहले दिन तक 13 लाख टिकट एडवांस में बिके थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जवान की 40% हुई है। जवान का पहले दिन का बिजनेस हुआ था तकरीबन 70 करोड़ रुपए इंडिया में, और इस फिल्म का ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो सकता है पहले दिन का 25 से 30 करोड़ रुपए। और अगर यह फिल्म पहले दिन 25 से 30 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो यह पहले ही दिन सुपर डुपर डिजास्टर डिक्लेयर हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 300 करोड़ रुपए, और बुढ़ऊ ऐसी उम्मीद कर रहा है कि उसकी इस फिल्म का इंडिया में बिजनेस होगा कम से कम 500 करोड़ रुपए, ठीक उसी तरह जैसे कि गदर 2 का या पठान का या जवान का। लेकिन हकीकत यह है कि इस फिल्म का बिजनेस इंडिया में 200 करोड़ रुपए के ऊपर हो ही नहीं सकता, और यह फिल्म बुढ़ऊ के कैरियर की आखिरी फिल्म होगी। बुढ़ऊ का कैरियर इसी फिल्म के साथ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों आज की चौथी खबर है फिल्म 12th फेल के बारे में। आप सभी को पता है कि फिल्म 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने पहले हफ्ते में बिजनेस किया था 12.5 करोड़ रुपए का, लेकिन दूसरे हफ्ते में 1 करोड़ ज्यादा बिजनेस किया है, यानी कि 13.5 करोड़ रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म को लोग देखने गए हैं और इस फिल्म का अब तक का टोटल लाइफ टाइम बिजनेस हो गया है 26 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि जो इसके प्रोड्यूसर है विधु विनोद चोपड़ा, उनको मिलेंगे 11 करोड़ रुपए। लेकिन अब इस फिल्म के डिजिटल राइट्स भी बिक जाएंगे, सैटेलाइट भी बिक जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि विधु ने जो पैसा इस फिल्म पर खर्च किया था वो उनका वापस हो जाएगा। जो पैसे खर्च हुए हैं वो रिकवरी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि फिल्म हिट हो गई है, बल्कि यह कहिए कि विधु विनोद चोपड़ा की इज्जत बच गई है। दोस्तों आज की 5वीं खबर है बुढ़ऊ के बारे में। बुढ़ऊ एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था और उसमें बुढ़ऊ ने कहा कि आज तक किसी भी डायरेक्टर ने मुझे उस तरह से प्रेजेंट ही नहीं किया जैसे मैं अच्छा दिखता हूं, जिससे कि मेरी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो सके। अब बताइए बुढ़ऊ की अकल के बारे में क्या कहा जाए। इसका मतलब यह हुआ कि संजय लीला भंसाली को फिल्में बनानी ही नहीं आती। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टरों ने आज तक बुढ़ऊ के साथ काम किया है उनको फिल्में बनानी ही नहीं आती, यानी कि सब कुछ बुढ़ऊ को ही पता है। और भाई साहब आप यकीन कीजिए इस आदमी के करियर खत्म होने का रीजन यही है। इस आदमी को लगता है कि सब कुछ इसी को पता है, डायरेक्शन भी यही जानता है, कहानी लिखनी भी यही जानता है, एक्टिंग करना भी यही जानता है, डायलॉग्स बोलना भी यही जानता है, म्यूजिक भी यही जानता है, कास्टिंग करना भी यही जानता है। और आप यकीन कीजिए इनमें से किसी भी चीज का इसको बिल्कुल कुछ पता नहीं है। ये बॉलीवुड का अकेला वो हीरो है जो डांस नहीं कर सकता, जो एक्टिंग नहीं कर सकता, जो डायलॉग्स नहीं बोल सकता, जिसको स्क्रिप्ट का ABCD कुछ पता नहीं है, उसके बावजूद भी ये आदमी हीरो है। और इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि बुढ़ऊ की किस्मत अच्छी थी कि वो एक्टर बना, नहीं तो भाई साहब इसमें एक भी ऐसा गुण नहीं था कि ये एक्टर बन सकता है। और भाई साहब इसके भी आगे जाकर आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह आदमी बेहद ही बदतमीज आदमी है। इसकी अकड़ का कोई ठिकाना नहीं है। जो इसके क्लोज दोस्त है ना वो भी इससे बात करते हुए डरते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई साहब अगर इसको ये पूछो ना कि भाई साहब चलना है तो बोला 2-3 मिनट सोचता है और फिर पूछता है कि क्या बोला। अब बताइए जो आदमी अपने दोस्तों के साथ ऐसे बिहेव करता हो तो बाहर के लोगों के साथ कैसे बिहेव करता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब बुढ़ापे में आकर ऐसा बयान देना, अपने सभी डायरेक्टरों की इंसल्ट करना, इस बात का सबूत है कि यह आदमी सठिया गया है। दोस्तों आज की 6ठी खबर है फिल्म द आर्चीज के बारे में। इस फिल्म को जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया है और इसमें बॉलीवुड के बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान इसमें है, अमिताभ बच्चन साहब की बेटी का बेटा इस फिल्म में है, बोनी कपूर की दूसरी बेटी खुशी कपूर इसमें है, और भी बहुत सारे बच्चे इसमें हैं। यह फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है, यह फिल्म सीधी ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि सुहाना खान ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है, और यह भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सुहाना खान आने वाले वक्त की बहुत बड़ी स्टार है। और उसकी वजह सिर्फ एक्टिंग नहीं है बल्कि यह भी है कि वो शाहरुख खान की बेटी है, तो जाहिर सी बात है उसको बॉलीवुड का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा।
करेगा उसको बड़ी बड़ी फिल्में आसानी से मिल जाएंगी और यही वजह है कि सुहाना खान का स्टार बनना तय है। दोस्तों आज की 7th खबर है साउथ की द लेडी सुपरस्टार नयनतारा के बारे में। आप सभी को पता है कि जवान की हीरोइन नयनतारा थी और फिल्म रिलीज होने के बाद नयनतारा बहुत ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उसको दीपिका के रोल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। उसका कहना यह था कि भाई जब उसने फिल्म को साइन किया था उसको यह नहीं बताया गया था कि दीपिका का इतना बड़ा रोल फिल्म में होगा और इसका मतलब नयनतारा ने इस तरह से निकाला था कि भाई उसके साथ शाहरुख खान ने चीटिंग की है। अब साउथ के एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नयनतारा ने उनको बोला है कि उनके साथ वाकई शाहरुख खान ने चीटिंग की है, उनके साथ ऐसा शाहरुख खान को नहीं करना चाहिए था। नयनतारा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट है। नयनतारा ने फैसला कर लिया है कि अब वो बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में कभी भी काम नहीं करेगी, उनका रोल अच्छा हो या बुरा हो। इसका मतलब यह हुआ कि नयनतारा को बॉलीवुड के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा और यही वजह है कि वो आगे किसी भी फिल्म में काम नहीं करना चाहती। यहां यह जानना जरूरी है कि वो तमिल फिल्मों की बहुत बड़ी सुपरस्टार है, इतनी बड़ी सुपरस्टार है कि वो अपने दम पर फिल्म चला देती है। दोस्तों आज की 9th खबर है गोविंदा के बारे में। आप सभी को पता है कि गोविंदा तकरीबन सठिया गया है। यही वजह है कि बॉलीवुड का कोई भी आदमी उसके साथ काम नहीं करना चाहता। उसी के साथ काम नहीं करना चाहता बल्कि बॉलीवुड का कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसके बच्चों को भी काम देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका कहना यह है कि भाई अगर हमने उसके किसी बच्चे को काम दे दिया तो यह आदमी हमें फिल्म शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर देगा, पागल बना देगा, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगा कि हमारा बाप भी उसको जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन भाई साहब ये बॉलीवुड है, सपनों की नगरी है, यहां आदमी मरते दम तक सपने देखता है, आखिरी सांस तक उसको यही उम्मीद रहती है कि अगला फ्राइडे उसी का है, अगले फ्राइडे को वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है गोविंदा को भी यही उम्मीद है। गोविंदा ऐसा मानता है कि बस वो टाइम आने ही वाला है जब वो बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। गोविंदा का ऐसा मानना है कि भाई अगर सन्नी देओल इस एज में इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म दे सकता है गदर 2 तो मैं क्यों नहीं दे सकता। तो गोविंदा कहीं दिवाली पार्टी में गया था और वहां डेविड धवन से मिला और डेविड धवन के साथ एक फोटो निकाला और वो गोविंदा ने सोशल मीडिया पर डाला और कहा कि भाई अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं, अब बस जल्दी ही एक फिल्म करेंगे। अरे गोविंदा भाई मुझे ये बताइए, ये आपने डिसाइड कर लिया कि आप डेविड धवन के साथ फिल्म करोगे, लेकिन डेविड धवन आपके साथ फिल्म करना चाहता है, आपको ये किसने बताया? और भाई साहब मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि डेविड धवन साहब का खुद का करियर खत्म हो चुका है, वो आपका करियर कैसे बचाएगा, वो आपके साथ कैसे फिल्म करेगा, ये तो बताइए मुझे आप। गोविंदा भाई आपकी भलाई इसी में है और जिंदगी की हकीकत यही है कि आप फ्लॉप हो चुके हो, आपका कमबैक कभी नहीं हो सकता। आपके साथ बॉलीवुड में कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई फिल्म नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, और आप ही के साथ नहीं बल्कि आपके बच्चों के साथ भी नहीं बनाएगा। जो आपके कारनामे हैं उनका भुगतान आपके बच्चे भी कर रहे हैं, हालांकि उन बेचारों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की 9th खबर है ऋतिक रोशन के बारे में। आप सभी को पता है कि बुढ़ो की फिल्म टाइगर बुड्ढा है तकरीबन 3 साल से बन रही है और तभी से यह खबर आ रही थी कि भाई ऋतिक का भी इसमें गेस्ट अपीयरेंस होगा। जो इस फिल्म का निर्माता है उसके साथ ऋतिक भी फिल्में करता है, तो जाहिर सी बात है उस निर्माता ने ऋतिक से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस कर दो, लेकिन पिछले 2 साल से ऋतिक ये करने के लिए तैयार नहीं था और उसकी वजह यह है कि ऋतिक की एक फिल्म ऐश्वर्या राय के साथ रिलीज हुई थी जिसका नाम था गुजारिश, जिसको डायरेक्ट किया था SLB ने। वो फिल्म इतनी बड़ी सुपर फ्लॉप थी कि 12 बजे रिलीज हुई थी और 3 बजे उतर गई थी। उस फिल्म के इतनी बड़ी फ्लॉप होने के बाद बुढ़ऊ ने एक बयान दिया था और कहा था कि भाई ऐसी घटिया फिल्म है कि इसको कुत्ता भी देखने नहीं गया। हालांकि आप सबको पता है कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो बॉलीवुड वालों की फिल्मों के बारे में बुरा नहीं कहते, ये चलन नहीं है बॉलीवुड का। तो जाहिर सी बात है इस बयान को लेकर ऋतिक बहुत ही नाराज हुआ था। ऋतिक ने एक बयान भी दिया था और कहा था कि बुढ़ऊ को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और बस वो तभी का गुस्सा था कि ऋतिक बुढ़ऊ की हेल्प नहीं करना चाहता था और इस फिल्म में कोई भी रोल नहीं करना चाहता था। लेकिन जब फिल्म के निर्माता ने ऋतिक से बहुत ही रिक्वेस्ट की तो अभी कुछ दिन पहले यानी कि 4 नवंबर को ऋतिक ने अपना पार्ट शूट किया और ऋतिक का ये रोल है तकरीबन 2.5 मिनट का जो बुढ़ऊ को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। लेकिन मैं गारंटी के साथ डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ऋतिक का ये रोल भी बुढ़ऊ की फिल्म को नहीं बचा सकता। इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। दोस्तों आज की 10वीं खबर भी फिल्म टाइगर बुड्ढा है के बारे में ही है। इस फिल्म को बनाने वाली कंपनी के एक स्टाफ ने टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि भाई इस फिल्म के शोज 24 आवर चलेंगे। कितने भाई साहब? 24 आवर्स।
अरे भाई साहब, कुछ तो खौफ खाओ। ऐसे ऐसे बयान देने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। अरे भाई साहब, जो दिन में 6 शोज होते हैं उन्हीं में पब्लिक नहीं आने वाली, तो 24 आवर शोज कहां चलाओगे? मार्स पे चलाओगे, जुपिटर पे चलाओगे, चांद पर चलाओगे, कहां चलाओगे? बताओ तो सही। देखो भाई साहब, अगर आपको ये यकीन है कि वाकई ही जो एलियंस हैं वो इस फिल्म को देखने वाले हैं, ये फिल्म चांद, जुपिटर, मार्स पर सुपरहिट होने वाली है, तो वहां तो वाकई आपको इसके शोज 24 आवर्स चलाने चाहिए। लेकिन इंडिया में ये सपने मत देखिए। इंडिया में इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है, लिख करके रख लीजिए। दोस्तों, आज की 11th खबर है ऐश्वर्या राय जी के बारे में। मीडिया की खबरों से आपको पता चला होगा कि कुछ दिन पहले डबल ढोल की मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी दी थी। उसमें बुढ़ऊ भी आया था और ऐश्वर्या भी गई थी। जाहिर सी बात है, मनीष के साथ उन दोनों का ही रिलेशन अच्छा है, तो वो दोनों ही उसकी पार्टी में गए थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस पार्टी को लेकर मीडिया वाले अजीब अजीब खबरें बना रहे हैं, कुछ भी बेतुकी खबरें बना रहे हैं। मीडिया वालों का कहना यह है कि उस पार्टी में ऐश्वर्या बुढ़ऊ के गले लगी थी। अरे भाई साहब, माफ कर दो भाई साहब, थोड़ा तो रहम करो, थोड़ी तो मर्यादा रखो। मुझे आप ये बताओ कि ऐश्वर्या बुढ़ऊ के गले क्यों लगेगी? ऐश्वर्या बुढ़ऊ को हेलो भी क्यों कहेगी? बुढ़ऊ कौन है भाई साहब? वो आपके लिए खुदा हो सकता है, ऐश्वर्या के लिए कुछ भी नहीं है। ऐश्वर्या कौन है? दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। ऐश्वर्या कौन है? मल्टी मिलियनर। भाई साहब, वो ऐश्वर्या राय है, संगीता बिजलानी नहीं कि वो बुढ़ऊ को हाय कहेगी। और मीडिया वालों ने जो वीडियो वायरल किया है उसमें जो बुढ़ऊ के गले लड़की लग रही है वो है आदित्य पंचोली की बेटी, जिसका नाम है सना पंचोली। वो ऐश्वर्या राय नहीं है। तो मीडिया वालों, ये घटिया खबरें बनानी बंद कर दो, अपनी औकात में रहो। तुम्हारे बुढ़ऊ की इतनी औकात नहीं है कि ऐश्वर्या उसको हेलो भी कहे। गले मिलना तो दूर की बात है, सपनों की बात है बेटा। दोस्तों, आज की 12th खबर है रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म एनिमल के बारे में। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, 2 गाने रिलीज हो चुके हैं। उन सबको देखकर यह लग रहा है कि यह फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली है। यह फिल्म 200 से 250 करोड़ का बिजनेस करने ही जा रही है। और पब्लिक का यह उत्साह देखकर जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनमें भी जोश आ गया है। अब वो इस फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं, हिंदी, तेलुगु और तमिल। और करनी भी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म का डायरेक्टर संदीप रेड्डी भी तेलुगु फिल्मों का डायरेक्टर है। और जो इस फिल्म की हीरोइन है मूंछों वाली रश्मिका, वो भी साउथ में पॉपुलर है। तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म साउथ में बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। दोस्तों, आज की 13th खबर है पुराने जमाने की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान जी के बारे में। आपने हमेशा ही देखा होगा कि उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, उनकी आंखें बंद होती रहती हैं। तो जीनत जी ने एक बयान दिया है और उसमें कहा है कि मैंने जल्दी ही अपनी आंखों का ऑपरेशन किया है, जो मेरी प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए। मीडिया का यह कहना है कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम उस वक्त हुई थी जब वो कभी संजय खान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और संजय खान ने उनको एक 5 स्टार होटल में दुनिया के सामने बहुत ही पीटा था और उस वक्त उनकी आंख में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। किसी भी औरत पर हाथ उठाना एक घटिया हरकत है, वो मर्द नहीं जो किसी औरत पर हाथ उठाए। और एक और कहावत है कि खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, हर किसी का फैसला इसी दुनिया में होना है। तो आप देख लो, ऊपर वाले ने फैसला कर दिया है। आज संजय खान साहब की हालत आप देख लो, एक ही बेटा है, वो कहीं का नहीं है, उसका कैरियर समाप्त हो चुका है, 2 बेटियों का डिवोर्स हो चुका है। इससे ज्यादा खराब किसी के साथ और कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, आज की 14th खबर भी फिल्म टाइगर बुड्ढाए के बारे में है। आप सभी को पता है कि ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसकी बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं। जब से इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया गया है तब से डिस्कशन चलता आ रहा है कि भाई ये फिल्म फ्राइडे रिलीज ना होकर संडे क्यों रिलीज हो रही है। और समय समय पर जो इसके निर्माता हैं वो अलग अलग बयान देते आ रहे हैं। और अब इस फिल्म के निर्माताओं ने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि भाई उस दिन दिवाली है, तो जो हिंदू भाई बहन है वो दिवाली मनाने में बिजी रहेंगे, लेकिन उस दिन छुट्टी रहेगी, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस फिल्म को देखने जाएगी। मैं निर्माताओं से ये पूछना चाहता हूं कि भाई मुस्लिम बुढ़ऊ की फिल्म क्यों देखेंगे, किस लिए देखेंगे? अरे भाई साहब, ये वही बुढ़ऊ है जो मुसलमानों के बारे में एक ट्वीट नहीं कर सकता। ये वही मुसलमान है जो गाजा के बारे में एक अल्फाज नहीं कह सकता। ये वही इंसान है जो देश के किसानों के बारे में एक ट्वीट नहीं कर सकता। तो भाई साहब, देश के मुसलमान इसकी फिल्म क्यों देखेंगे? क्या जरूरत पड़ी है उनको? देश के किसान इसकी फिल्म क्यों देखेंगे भाई साहब? और भाई साहब, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो भी इसकी फिल्म क्यों देखेंगे? अरे क्या जरूरत पड़ी है ऐसे फ्लॉप एक्टर की फिल्म देखने की भाई साहब? तो हकीकत यह है कि आप इस फिल्म को संडे को रिलीज करो, मंडे को रिलीज करो, ट्यूसडे को रिलीज करो, फ्राइडे को रिलीज करो, इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है
भाई साहब, लिखा गया है। दोस्तों आज की 16th खबर है फिल्म डॉन के बारे में। आप सभी को पता है कि फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह को डॉन बनाया है। शाहरुख खान इस फिल्म को नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि भाई इस फिल्म में हीरोइन कौन होगी, और अब हीरोइन फाइनल हो गई है। हीरोइन वही है जो डॉन 2 में थी, यानी कि पोतड़ों की बिगड़ी हुई प्रियंका चोपड़ा। अगर इस फिल्म के हीरो शाहरुख खान साहब होते तो जाहिर सी बात है प्रियंका नहीं होती, क्योंकि उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जो जलवे शाहरुख खान और प्रियंका ने डॉन 1 डॉन 2 में दिखाए थे, वो डॉन 3 में रणवीर और प्रियंका कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों आज की 17th खबर है बॉलीवुड की सबसे पनौती एक्ट्रेस अनन्या पांडे के बारे में। भाई साहब, अनन्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली है और कहा है कि मैंने अपना घर खरीद लिया है, आई एम वेरी प्राउड कि मुंबई में मेरा अपना घर हो गया है। आप सभी को पता है कि अनन्या पांडे की फैमिली मुंबई में ही रहती है। उसके फादर चंकी पांडे, उसकी मां, उसका भाई, पूरी फैमिली मुंबई में ही रहती है। लेकिन इस लड़की को अपना घर लेना था, अलग रहना था, फैमिली के साथ नहीं रहना है ना भाई साहब। भाई साहब फैमिली के साथ कैसे रहेगी, मुझे आप बताओ तो सही। अनन्या बेचारी को डेली मान लेना है, फिर बॉयफ्रेंड्स को बुलाना है। इतनी छोटी सी उम्र में उसके ऑफिशियली कितने बॉयफ्रेंड रह चुके, विजय एनाकोंडा, ईशान खट्टर पट्टर, कार्तिक, आदित्य राय कपूर वगैरह वगैरह। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, मौज मस्ती करनी है तो अलग तो रहना पड़ेगा ना। आप बात को समझो यार। मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड में 2 ही लड़कियां हैं जो पोतड़ों की बिगड़ी हुई है। एक है प्रियंका चोपड़ा और दूसरी है अनन्या पांडे। एक्चुअली ये जो चंकी पांडे के बच्चे हैं, ये चंकी के घर पर बड़े नहीं हुए, ये शाहरुख खान के घर पर बड़े हुए हैं। जब से शाहरुख खान साहब की वाइफ और चंकी की वाइफ फ्रेंड्स बने हैं तकरीबन 30 साल पहले, तब से दोनों फैमिली शाहरुख खान के घर पर ही रहती है। तो जाहिर सी बात है चंकी पांडे के बच्चे वहीं पले बड़े हैं। तो भाई ये तो बनता है कि अनन्या पांडे अपना घर ले, अकेली रहे और ऐश करे। अब जो बाहर से आने वाली लड़कियां हैं और जो ये कहती हैं कि यार हमें तो रोल नहीं मिलता, हम कैसे बड़ी एक्ट्रेस बने। अरे भाई आप कैसे बनोगी, आप अनन्या पांडे को कैसे मैच करोगी भाई। जो अनन्या पांडे की थिंकिंग है वो आप कहां से लाओगी। आप माल का यूज नहीं करोगी, आप बॉयफ्रेंड्स नहीं रखोगी, तो भाई साहब जो अनन्या कर सकती है वो आप कैसे कर लोगी। आपकी थिंकिंग अनन्या की थिंकिंग के बराबर जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकती, बात को समझो आप। दोस्तों आज की 18th खबर है कंगना दीदी के बारे में। कंगना दीदी का कैरियर तकरीबन समाप्त हो चुका है। आप सभी को पता है कि कंगना दीदी की पिछली 5-6 फिल्में तो बहुत बड़ी डिजास्टर हैं, और यही वजह है कि बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं है जो कंगना के साथ काम करना चाहता हो। अब कंगना एक बंगाली फिल्म कर रही है। जाहिर सी बात है कंगना बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, तो वो उसको हिंदी में डब करके हिंदी में भी रिलीज करेगी। हिंदी में उस फिल्म का क्या होगा आप जानते हैं, लाइफ टाइम बिजनेस होगा 1 करोड़ रुपए का। इससे पहले कंगना ने एक तमिल फिल्म की थी जिसका नाम था चंद्रमुखी, वो फिल्म भी सुपर डुपर डिजास्टर रही। तो अब कंगना को तमिल में भी कोई फिल्म नहीं मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंगना का कैरियर पूरी तरह फिनिश हो चुका है। बॉलीवुड में तो अब कंगना से कोई फ्री में भी एक्टिंग नहीं कराएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो कंगना के पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा कि वो बेचारी पॉलिटिशियन बन जाए, इलेक्शन लड़े, मिनिस्टर बन जाए, बात खत्म। दोस्तों आज की 19th खबर है दीपिका पादुकोण के बारे में। आप सभी को पता है कि आज की तारीख में दीपिका के बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, और इन्हीं में से एक वीडियो वो है जो उस वक्त शूट किया गया था जब रणबीर कपूर और दीपिका की फिल्म तमाशा रिलीज हुई थी। उस वक्त एक मीडिया वाले ने दीपिका से पूछा था कि आप रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के बारे में क्या कहती हो, इन दोनों की कैपेसिटी क्या है। तो दीपिका ने बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहा था कि भाई ये दोनों ही पलंग तोड़ हैं। देखिए दीपिका जी, ये तो आप ही को पता है कि ये पलंग तोड़ देते हैं या नहीं तोड़ देते, हमें तो पता नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बाकी लड़कों की बहुत भारी बेइज्जती है। अगर आप इन दोनों के बारे में बता रही हो दुनिया को कि भाई ये दोनों ही पलंग तोड़ देते हैं, तो धोनी के बारे में भी कुछ बताना चाहिए, युवराज सिंह के बारे में भी कुछ बताना चाहिए, सिद्धार्थ माल्या के बारे में भी कुछ बताना चाहिए। भाई ज्यादा ना बताओ, थोड़ा तो बताओ, और कम से कम हमारी नॉलेज के लिए तो बताओ, हमें तो पता चले कि भाई कौन कौन देश में पलंग तोड़ है, कौन नहीं है। अरे मैडम जी, मैंने माना कि आप 5वीं फेल हो, आपको नहीं पता कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, लेकिन जब इंटरव्यू देती हो कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, कुछ तो सोचा करो कि भाई जो कह रही हो आप उसका मतलब क्या है। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।